डॉक्टर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जानिब से आज खत लिखा गया है। क्या 26वीं आईनी तरमीम पर फुल बेंच बन सकता है? जी बन सकता है ये। अब आईनी तरमीम का तो ये वक्त जी। मुझे नहीं, मैं इस पर क्या तबसरा करूँ। ये एक सादा सा हमारा अदालती निज़ाम था और उसमें बड़ी गुंजाइश थी बेहतरी की। अब मुझे बिल्कुल मेरा इस पे जहन है ही नहीं कि आईनी अदालत कौन सी है, कौन से जज आएंगे, कि हाई कोर्ट में क्या होगा। वो उनको शायद कोई जुडिशल कमेटी अपॉइंट करेगी, कमीशन अपॉइंट करेगा, वो उनकी कारकर्दगी का जायज़ा लिया करेगा, वो उनको दूसरे सूबों में भेज दिया। मैं बिल्कुल इस वक्त जो है मेरा दिमाग जो मैं लगाने पे तैयार नहीं हूँ। एक सादा सी हमारी सुप्रीम कोर्ट थी और सिंपल सा हमारा एक निज़ाम था। इस तरमीम में कुछ अदालती सलाहत ऐसी होती हैं जिनके नतीजे में लोगों को इंसाफ जल्दी मिलता। अब वो एक अजीब सा आईनी उधर जाएंगे, गैर आईनी उधर होंगे, वो फुल कोर्ट होगा, फिर पता नहीं कितने उसमें जज। मैं अब मज़ीद इस पर जो है ना मुझे ये समझ आई है आज तक, ना मैंने इस पर ज़्यादा तबसरा की है। मतलब हुकूमत की कोई कमेटी होगी, वो जजों की कारकर्दगी का जायज़ा लेगी कि जज हमारे खिलाफ फैसले दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, और फिर उसके बाद वो अपॉइंट करेगी। मतलब ये बिल्कुल एक, मैं इस पर कोई तबसरा करने को तैयार ना। मेरा बस एक होता है ना, तबीयत ही नहीं है इसके तबसरा करने की कि उनकी कारकर्दगी का जायज़ा भी लेना है, फिर उसके बाद उनका तबादला कर दिया करेंगे और फिर पता नहीं क्या किया करेंगे। तो अदालती इस्लाहत तो कुछ और होती है ना, कि आप मुल्क के अंदर पुलिस की इस्लाहत अगर होती है तो ये तो नहीं होती कि पुलिस की इस्लाहत में आप कहेंगे जो है वो मतलब है कि 50 नए डिपार्टमेंट्स कायम कर दो पुलिस में। उसमें तो ये होता है कि आप ये रिफॉर्म्स करते हैं ना पुलिस के। तो ये तो एक ऐसी बस एक तरमीम हुई और मुझे नहीं पता कि किस तरह सिस्टम नहीं चल पा रहा, डिलीवर नहीं कर पा रहा मुल्क को। और ये बस अब हालात देखें ना आप, आने वाले दिनों के अंदर ये कैसे सस्टेन करता है और कैसे रहता है और कैसे अपने आप को चलाता है। मुझे तो उसका इल्म नहीं है बिल्कुल, मैं इस पर कुछ ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा। इसीलिए दूसरी जो बात है वो ये है कि जो आज जो फॉर्मेशन कमांडर्स का जो इजलास हुआ है, जी। तो उसकी मैं प्रेस जो स्टेटमेंट वहाँ से आई है उसको मैं देख रहा था, तो उसमें मुख्तलिफ नुकात उठाए गए हैं। और एक तो ये है कि वो जो कांस्टेंट है ना इश्यूज़, उनके ऊपर बात हुई है। और वो दहशत गर्दी की अभी ख़बर आई है कि मज़ीद दहशत गर्दों को मारा गया, अटैक हुआ है सारा। और दूसरी जो बात है वो ये है कि जो उसमें ज़ाहिर है कि कई महाजों पे मतलब ये हार्ड कोर टेररिज्म या हार्ड कोर जिसे कहना चाहिए कि कोई जंग नहीं हो रही, उससे हट के आज के दिनों में आज जो दौर है उसमें हाइब्रिड का सिस्टम भी, हाइब्रिड वॉरफेयर भी जारी है। और उसमें कश्मीर और गज़ा, ठीक है, दोनों का जिक्र है। उसके बाद ये मजीद ब्रिगेड बलूचिस्तान में, और उसमें जो है फिर सरकारी इमारतों को महफूज बनाने और गैर मुल्की वफूद के यहाँ पे जो पाक फ़ौज आई थी उसकी तैनाती के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे पे तशवीश का इजहार। अच्छा, बाद सियासी अनासर के मज़ूम अज़ाइम के तसलसल की अक्कासी, अदारों के दरमियान दरार, उसकी मजम्मत हुई है। और जो है वो यही कि बेलगाम गैर इखलाकी आज़ादी राय की आड़ में जहर उगलने और झूठ और माशरती तकसीम का बीज बोने के ख़ात्मे के लिए सख्त कवानीन कराए। अच्छा, ज़रूरी है कि हुकूमत से मुतालबा हुआ है। और सियासी और माली फ़वाइद के खातिर जाली खबरें फैलाने वालों की निशानदेही करके, और अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात की बात है। और बाकी जो है वो अफ़गान अबूरी हुकूमत को अपनी सरजमीन को दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकने की ज़रूरत है। इक़्तिसादी तरक्की का जिक्र है। और ये वो इश्यूज़ हैं जिन पे इन दिनों बात चल रही है, और उसका भी फ़ौज की तरफ से जो है वो आज एक उनका स्टेटमेंट इस पे आया है। ये जो ख़िता है ना, इसमें ये गैर मामूली हालात हैं जो हम एक तवील अरसे से इस बात को डिस्कस कर रहे हैं कि एक होता है ना ओल्ड गुड ओल्ड डेज, जो जैसे उस दिन
आदिल नजम साहब ने भी बात की थी कि वो बड़े सुहाने दिन हुआ करते थे एक ज़माना भी क्या, चंद साल पहले तक लोग प्लान करते थे अगले साल गर्मियों की छुट्टियों में ऐसा करेंगे, इतनी लंबी प्लानिंग होती थी। अगले साल गर्मियों की छुट्टियां आएंगी ना, तो उसमें ये फैमिली को लेके छुट्टियों यहाँ मनाएंगे। आज ये नहीं पता होता कि ये कल हमने क्या क्या कल सुबह क्या हालात होंगे। मतलब, और ये पाकिस्तान में नहीं है, ये पूरी दुनिया में इतनी गैर यकीनी है इस वक्त कि ये अब आप एक हफ्ते का, 10 दिन का, 5 दिन का प्लान बनाते हुए 100 दफ़ा सोचते हैं कि यार अगले हफ्ते यार खुदा करे रास्ते खुले रहें, फ़्लाइट चलती रहे। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में एक अनसर्टिनिटी जो है वो अपनी पीक पे है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में तो ये मैन मेड है, बाहर तो कहीं जंगें हो रही हैं, कहीं माशी बदहाली है, कहीं और बहुत सारी। पाकिस्तान में मैन मेड है, और पाकिस्तान में नहीं और कई मुल्कों में भी मैन मेड है ये। एक और हुकूमत गिर गई पिछले 24 घंटों में, और वो जो हुकूमत गिरी है वो गिरी है प्राइम मिनिस्टर, 73 साल प्राइम मिनिस्टर मिखाइल बार्निया, ठीक है। और ये जो हुकूमत है ये गिरी है फ्रांस में, फ्रांस की हुकूमत गिर गई है। अच्छा, ये वो फ्रांस की हुकूमत है जो कि प्रेसिडेंट मैक्रोन ने अचानक इलेक्शन कॉल किए थे, उन्होंने कहा था कि ओह ये कहीं इंतहा पसंद राइट विंगर्स जो हैं, अच्छा वो राइट विंग के भी इंतहा पसंद हैं और लेफ्ट विंग के भी इंतहा पसंद हैं, और ये अपने आप को थोड़ा सेंट्रलिस्ट कहते हैं प्रेसिडेंट मैक्रोन की जो पार्टी है। तो इन्होंने स्नैप इलेक्शंस कॉल कर लिए, जिसके ऊपर वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जर्मनी ने कहा कि भाई क्या ज़रूरत थी इसकी। इन्होंने एक जुआ खेला कि मैं इस वक्त शायद मेरी पार्टी सेंट्रलिस्ट जीत जाए प्रेसिडेंट मैक्रोन की। अब जो रिजल्ट्स आए उस रिजल्ट्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें दाएं बाजू की लिपिंग और एक्सट्रीम बाएं बाजू की पार्टी जो थी वो दूसरे नंबर पे, और इनकी शायद तीसरे नंबर पे, और उसके बाद रिपब्लिकन पार्टी चौथे नंबर पे। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने क्या किया कि जो चौथे नंबर पे पार्टी थी इलेक्शन के नतायज में, जो चौथे नंबर पे थी पार्टी, उसका वजीर आज़म बना दिया। यानी सबसे ऊपर तो एक्सट्रीम राइट विंग, फिर एक्सट्रीम लेफ्ट विंग, फिर उसके बाद मरकज, ऐसे रिजल्ट आया ना, मरकजी सेंट्रलिस्ट। जो चौथी रिपब्लिकन थी उसका बना दिया प्राइम मिनिस्टर ये जो मिखाइल बार्नियर जो है। अब ये जो है ये ना, ये किसी वक्त भी स्टेबल नहीं रहे। अच्छा, ये जो है 73 साल इनकी एज है, लेकिन ये जो है ये इसलिए इनको ज़रा थोड़ा सा लाया गया और कोशिश, क्योंकि ये ब्रेग्जिट में था कि शायद दोबारा ब्रेग्जिट की बातचीत चले। अब ये हुआ कि नो कॉन्फिडेंस पेश हुआ, और नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में ये जो है ये सिर्फ 90 दिन के अंदर ये वजीर आज़म रहे और उसको फारिग हुआ। अब रह गए प्रेसिडेंट मैक्रोन। अब प्रेसिडेंट मैक्रोन ने पहले कुछ 2-3 हफ्ते या पूरा महीना लग गया था उनको एक वजीर आज़म ढूंढने में। उन्होंने कहा था मैं लिपिंग का जो राइट विंग है उनका तो किसी सूरत नहीं लूँगा, जो लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट है उनका भी नहीं लूँगा। तो अब वो वजीर आज़म ढूंढना है उन्होंने। अच्छा, मैक्रोन जो है वो जाहिर है कि वो इनकी ये 5th रिपब्लिक कहलाती है। बड़ा टर्मोइल आया था ये दूसरी जंग अजीम के बाद जो है ना, तो 4th रिपब्लिक कोलैप्स हो गई थी। फिर ये 5th रिपब्लिक इसको इसलिए कहते हैं कि चार्ल्स डिगॉल ने बनाई थी कि प्रेसिडेंट के पास ज़्यादा पावर्स होंगी। उससे पहले वो 1st, 2nd, 3rd रिपब्लिक को छोड़ दें, नेपोलियन वॉर्स हुई और उसके दौरान इनकलाब फ्रांस, और वो उस ज़माने में बनी थी। लेकिन इशू ये कि कई दफ़ा जो उनके एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो ये जो थी ये 5th रिपब्लिक कहलाती है। और ये 5th रिपब्लिक इसलिए बनाई, उन्होंने कहा कि मजबूत इस्तेकाम आ जाएगा, और इस्तेकाम के नतीजे में सदर मजबूत होगा, सदर नामजद किया करेगा वजीर आज़म को, जो कि पार्लियामेंट को जवाब होगा। तो एक तरह से सदारती निज़ाम करके चार्ल्स डिगॉल ने 1958 में यहाँ पे नाफिज किया, उसको 5th रिपब्लिक कहते हैं। वो जो 4th रिपब्लिक थी वो 46 से 58 तक गिर गई थी, क्योंकि इतने वजीर आज़म आए और गए, आए और गए, आए और गए, तो उन्होंने फिर अपना आइन चेंज कर दिया। ठीक है, पाकिस्तान नहीं लग रहा, वज़ीर आज़म आए गए, आए गए, आए गए, तो उनकी ये सूरत हाल जो है ना बड़ी अजीब सी। अब उसके बाद ये हुआ कि ये एक नया आइन बनाया, 5th रिपब्लिक चलती गई, चलती गई, चलती। ये 2017 में ये भी ख़त्म हो गया था 5th रिपब्लिक। वहाँ पर अगर आप उनका ये कंसेप्ट देखें ना फ्रांस की पॉलिटिक्स का,
तो फिफ्थ रिपब्लिक भी फारिग हो चुकी है, क्योंकि इतने वजीर आजम उसके बाद मेरे 5-6 वजीर आजम तो मैक्रों के दौर में आ चुके हैं, और वो आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं। अच्छा, मैक्रों जो हैं वो भी मौजूद हैं, उनके 2-3 साल हैं अभी, लेकिन इशू ये है कि वो थोड़ा सा सुकून में भी आ गए थे कि भाई एक चलो वजीर आजम बन गया है, और वजीर आजम उस पार्लियामेंट के अंदर डोमेस्टिक मसले वसले वोल करेगा, मैं ये बाहर के रोल अपने निपटाता हूँ। तो वो सऊदी अरेबिया में थे, और फ्रांस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, प्रेसिडेंट मैक्रों लेबनान के अंदर, इराक के अंदर, मैक्रों का फ्रांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें। अब वो वहाँ से, और अगले हफ्ते जनाब ये अभी कल या परसों पहुँचना है वहाँ पे ट्रंप ने पेरिस में, वो नोटर डेम कैथेड्रल, और 150 जो है वो 50 दुनिया भर से शायद रहनुमा आ रहे हैं, और ट्रंप ने ऐलान किया हुआ आने का, और साथ ही हुकूमत गिर गई है। तो ये एक नया पॉलिटिकल क्राइसिस है, और बड़ा अजीब क्राइसिस है, क्योंकि बजट पेश वहाँ पे अब कौन करेगा? वजीर आजम हो सकता है अपने किसी लॉयलिस्ट को वो चुने, अपने वजीर दिफा को या किसी को, लेकिन एक पॉलिटिकल टर्मोइल है, और इसमें टर्मोइल में हो सकता है कि जो प्रेसिडेंट मैक्रों हैं उन पे दबाव पड़ रहा है कि आप जो हैं वो आप इस्तीफ़ा दे दें। सदर का डायरेक्ट चुनाव होता है वहाँ पर, जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो डायरेक्ट होता है। फ्रांस में लोग बराह रास्त चुनाव करते हैं सदर का, एक प्रेसिडेंशियल सिस्टम जैसे अमेरिका में है ना। अमेरिका में तो ये है कि आप पहले जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज को लोग वोट डालते हैं, फिर इलेक्टोरल कॉलेज जाके जो है वो सदर को मुंतखब करता है। फ्रांस में डायरेक्ट लोग सदर को, सदारती निज़ाम है, और सदर के पास सारी पावर्स हैं, लेकिन वो सदर जो है वो अपनी पावर्स, बहरहाल अगर नीचे पार्लियामेंट ही ऊपर नीचे हो रही है तो फिर तो मुल्क भी तो चलाना है ना। तो ये भी हो सकता, अब प्रेशर आएगा प्रेसिडेंट मैक्रों पे कि आप खुद इस्तीफ़ा दे दें, हालांकि वो किसी तरह से पाबंद नहीं है इस्तीफ़ा देने के। अच्छा, तो ये इसमें जो है ये अब इशू ये कि ये इसमें देखना ये है कि ये अब आने वाले दिनों में ये किस तरह से ये मामला आगे चलेंगे, और क्या वो वहाँ पर ये सस्टेन कर पाएंगे या नहीं। 3 ब्लॉक्स बने हुए हैं, सेकंड स्लाइड अगर हम देखें तो 3 ब्लॉक्स हैं वहाँ पर, यानी फ्रेंच पार्लियामेंट में 3 ब्लॉक्स हैं, और 3 ब्लॉक्स में जो है वो कुछ पार्टियाँ जो है वो मिखाइल बार्नियर की हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। अब वो है रिपब्लिकन पार्टी के, जो कि तीसरे नंबर पे है रिपब्लिकन पार्टी, उसके उन्होंने चुने। यानी अगर आप देखें ना तो इसमें जो ब्लू नज़र आ रहा है ना कलर, जो ब्लू कलर है, ब्लू कलर के बंदे को उन्होंने वज़ीर आज़म बना दिया। वो कितनी छोटी पार्टी है उनकी। और जो बड़ी पार्टियाँ हैं, न्यू पॉपुलर फ्रंट और नेशनल रैली और ये सारी पार्टी, इनको छोड़ छाड़ के उन्होंने, तो ये एक वहाँ पे क्राइसिस है। और देखना ये है कि वो क्राइसिस से अब फ्रांस अपने एक पॉलिटिकल केओस में चला गया है। फ्रांस अपने पॉलिटिकल केओस में, और जाहिर है कि नेटो का अहम मुल्क, और फ्रांस जो है प्रेसिडेंट मैक्रों वो एक मजबूत यूरोप की बात कर रहे हैं इस वक्त। मतलब यूरोप के अंदर इस वक्त बहुत टर्मोइल है। एक तो जॉर्जिया में हंगामे हो रहे हैं, और जॉर्जिया में हंगामे जो हो रहे हैं वो रशिया और वेस्ट या अमेरिका की आपस में जो प्रॉक्सी वॉर है वो जॉर्जिया के इलेक्शंस में सामने आ रही है। जॉर्जिया में पहले भी जो रेवोल्यूशन, कलर रेवोल्यूशन और ये सारे जॉर्जिया में आए थे, तो वो भी एक तरह से हम समझे प्रॉक्सी थी। दूसरा जो है मामला ये हुआ है ये फ्रांस के अंदर हुकूमत, लेकिन फ्रांस के अंदर जो इंटरनल पॉलिटिक्स, उसमें अमेरिका वो इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है। फ्रांस के खुद ही अंदर वो वहाँ पे एक इंतहा पसंद, और जो लेफ्टिस्ट हैं वो भी इंतहा पसंद है, जो राइटिस्ट एक्सट्रीम राइटिस्ट हैं वो भी हैं, उनका इत्तेहाद हो गया हुआ है। एक्सट्रीम राइट और एक्सट्रीम लेफ्ट का इत्तेहाद है आपस में, और जो इत्तेदाल पसंद है बीच में वो फंसे हुए हैं।